हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल ज्ञान साथी एकेडमी में। दोस्तों, आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ एकदम जीरो लेवल से इंग्लिश, बिल्कुल एकदम शुरू से, जैसे एक बच्चा सीखता है ABCD से। मतलब अगर आपको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता है, अगर आपको इंग्लिश का कुछ भी अता पता नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए वरदान साबित होगी। दोस्तों, यहाँ मैं आपको सारी चीज़ें किताबों से बिल्कुल हट कर एकदम प्रैक्टिकल वे में सिखाने वाला हूँ, जिससे सारी चीज़ें आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएं। क्योंकि दोस्तों, किताब का तरीका और एक टीचर का तरीका दोनों में काफ़ी ज़्यादा अंतर होता है। और एक चीज़ दोस्तों, यहाँ मैं आपको अपने चैनल पर सारी चीज़ें एक सीरीज में स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। मतलब पहले इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा, फिर उसके बाद उसके अगले टॉपिक पर, मतलब इस प्रकार स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें मैं आपको सिखाने वाला हूँ, जिससे आप जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक एकदम आसानी से और मजबूती के साथ इंग्लिश सीख सकें। तो आप टेंशन किस बात की, क्योंकि आपका भाई आपके साथ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए, सेक्शन फर्स्ट पहले हम पढ़ेंगे, चैप्टर 1 अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट का क्या मतलब होता है? वर्ड माला। ठीक है, अल्फ़ाबेट। देखिए, अगर इसको अल्फ़ाबेट्स बोल देंगे तो उसका अर्थ जो है बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? भाषाएं हो जाएगा उसका अर्थ। तो इसीलिए अल्फ़ाबेट हमेशा इसलिए लिखा है मैंने, ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर, मतलब हमेशा इसको एक वचन में प्रयोग करेंगे। ठीक, बहुवचन में नहीं ना। जब इसमें अगर यस लगा देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा अल्फ़ाबेट्स, यानी भाषाएं, इसका अर्थ बदल जाएगा। इसीलिए अल्फ़ाबेट, ऐसे ही इसको इंग्लिश में लिखेंगे, इसका अर्थ होता है वर्ड माला। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इसकी परिभाषा देखिए। परिभाषा क्या है? अल्फ़ाबेट, वर्णमाला क्या है? देखिए, वर्णमाला अक्षरों का एक निश्चित क्रम में रखा गया समूह होता है, जिनकी सहायता से किसी भाषा में शब्द और वाक्य बनाए जाते हैं। इसको इंग्लिश में देखिए, हम लोग पढ़ते हैं, एन अल्फ़ाबेट इज ए सेट ऑफ लेटर्स अरेंज्ड इन ए फिक्स्ड ऑर्डर which are used to form words and sentences in a language। ठीक है, इसका मतलब वही हुआ कि वर्णमाला अक्षरों का एक निश्चित क्रम में रखा गया समूह होता है, जिनकी सहायता से किसी भाषा में शब्द और वाक्य बनाए जाते हैं। ठीक, इतना क्लियर है ना। अब देखिए, जैसे अगर आपसे कोई पूछ लिया कि इंग्लिश लैंग्वेज में कुल कितने अल्फ़ाबेट होते हैं, तो कुछ लोग बोलते हैं कि 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, जो कि सरासर गलत है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट तो एक ही होता है ना, उसके लेटर्स जो है, उसमें जो लेटर्स होते हैं वो 26 होते हैं। तो हमेशा इस पॉइंट को याद रखना, इंग्लिश लैंग्वेज में कुल कितने अल्फ़ाबेट होते हैं? एक अल्फ़ाबेट। ठीक, और इंग्लिश लैंग्वेज में कुल कितने लेटर्स होते हैं? तो टोटल 26 लेटर। ठीक है, इसका मतलब दोस्तों ऐसे समझते हैं हम लोग कि जैसे ABCD ऐसे करके Z तक। ठीक, तो A से लेकर Z तक जो पूरा एक सेट होता है, जो समूह होता है, पूरा एक जो सेट होता है, पूरे समूह को क्या बोलेंगे हम? अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट, ये होता है अल्फ़ाबेट। ठीक है, A से लेकर Z तक जो एक पूरा क्रम है, जो पूरा एक समूह है, उसको बोलेंगे हम लोग अल्फ़ाबेट। लेकिन रही अब यहीं से एक चीज़ उठा लो, जैसे B, ये क्या हो गया? ये हो गया लेटर। ठीक, तो जो पूरा एक सेट होता है A से लेकर Z तक, उसको बोलते हैं अल्फ़ाबेट, और उसके एक एक एलिमेंट को क्या बोलेंगे हम? लेटर। ठीक, एक एक जो है अक्षर को क्या बोलेंगे हम? लेटर। ठीक, क्या बोलेंगे हम? लेटर। ठीक है, अब देखिए, इतना हम इसके आगे पढ़ते हैं। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी अंग्रेजी वर्णमाला का इतिहास। ठीक है, अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट किससे बना है? अल्फ़ा प्लस बीटा से बना है। ठीक है, अल्फ़ाबेट इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा। क्या है ये अल्फ़ा बीटा? यह ग्रीक का शब्द है। ये अल्फ़ा बीटा गामा, देखिए अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा, ऐसे मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। देखिए, अल्फ़ा बीटा गामा ऐसे लेकर लास्ट Z तक, यानी ओमेगा तक, पूरा ये ग्रीक लेटर है, इसी से अल्फ़ाबेट आया। तो
यह ग्रीक का शब्द है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा etc। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट लैटिन अल्फ़ाबेट से आया, ठीक है, और लैटिन अल्फ़ाबेट ग्रीक अल्फ़ाबेट से आया, ठीक है। और ग्रीक अल्फ़ाबेट कहाँ से आया? फोनीशियन अल्फ़ाबेट से। ये फोनीशियन अल्फ़ाबेट क्या है? फोनीशियन क्या है? फोनीशिया एक देश था उस समय, एक सभ्यता थी, तो फोनीशिया के लोगों ने एक अल्फ़ाबेट बनाया था, उसी को बोलते हैं क्या? फोनीशियन अल्फ़ाबेट। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? आगे देखिए अब। यह लगभग 3000 साल पुराना डेवलपमेंट है। कितना? 3000 साल पुराना ये डेवलपमेंट है। पहले लोग पिक्चर्स यानी सिंबल्स से बात करते थे, फिर धीरे धीरे वही सिंबल्स लेटर बन गए। पहले लोग किससे बात करते थे? पिक्चर्स यानी तस्वीरों से, सिंबल्स, तस्वीरों से, सिंबल से, संकेतों से बात करते थे, फिर धीरे धीरे वही सिंबल्स जो है क्या बन गए? लेटर, वही अक्षर बन गए। ठीक है, लेटर का मतलब होता है अक्षर। ठीक, इसलिए अल्फ़ाबेट को लैंग्वेज की रीढ़ कहते हैं। इसलिए अल्फ़ाबेट को क्या कहते हैं? लैंग्वेज यानी भाषा की रीढ़ कहते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया ना? अब आगे देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, अल्फ़ाबेट के जनक कौन है? फोनीशियन। कुछ लोग कहते हैं अल्फ़ाबेट के जनक जेफ्री चासर हैं, लेकिन ऐसा गलत है। इंग्लिश लिटरेचर के जनक जो है जेफ्री चासर हैं। अल्फ़ाबेट के जनक कौन है? फोनीशियन। फोनीशियन कोई एक व्यक्ति नहीं था। फोनीशियन मतलब फोनीशिया के लोग, फोनीशिया सभ्यता के लोग, वहाँ के कई लोगों ने मिलकर जो है अल्फ़ाबेट बनाया था, तो इसीलिए अल्फ़ाबेट के जनक क्या बोलते हैं? फोनीशियन। ठीक है, और इंग्लिश लिटरेचर के जनक जो है जेफ्री चासर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करिएगा। अब देखिए, फोनीशियन सभ्यता ने लगभग 1500 ईसा पूर्व दुनिया का पहला व्यवस्थित अल्फ़ाबेट प्रणाली बनाई। ठीक है, 1500 ईसा पूर्व में दुनिया का पहला व्यवस्थित अल्फ़ाबेट प्रणाली कौन बनाया? फोनीशियन ने बनाया। ठीक है, उसी अल्फ़ाबेट से आगे चलकर ग्रीक, लैटिन और फिर इंग्लिश अल्फ़ाबेट बने। ठीक है, अब आगे देखते हैं। फोनीशियन अल्फ़ाबेट में पहले 22 अक्षर थे। पहले कितने अक्षर थे? 22। बाद में इंग्लैंड के नॉर्मन लोगों ने जे, के, वी और डब्ल्यू अक्षर जोड़े। ठीक है, तो 22 4 कितना हो गए? 26 अक्षर। और देखिए, कुछ लोगों का ये भी मानना है कि 22 लेटर्स में सिर्फ कॉन्सोनेंट्स ही थे, वावेल्स नहीं थे। मतलब इसको अभी आगे हम आपको बताएंगे कि मतलब ये बोल रहे हैं कि फोनीशियन अल्फ़ाबेट में पहले 22 अक्षर थे, तो उसमें 22 अक्षर में वो सारे व्यंजन थे। कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन थे, उसमें कोई भी स्वर यानी वावेल नहीं थे। ठीक है, अभी आगे हम आपको बताएंगे कि कॉन्सोनेंट और वावेल्स किसे कहते हैं। ओके, अब देखिए, यहाँ से अब शुरू होता है अल्फ़ाबेट, वर्णमाला। अल्फ़ाबेट, अभी आप अल्फ़ाबेट का मतलब आपको मैंने बताया, तो अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट का मतलब होता है वर्णमाला। ठीक है, तो उसके आगे देखिए टाइप्स ऑफ लेटर्स। तो अल्फ़ाबेट किससे बना है? अक्षरों के समूह से बना है ना, लेटर्स के समूह से बना है। तो अब लेटर कितने टाइप के होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, टाइप्स ऑफ लेटर्स। आगे देखिए, लेटर्स मुख्य रूप से शुद्ध 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4। पहला देखिए क्या है? छापे का बड़ा अक्षर। छापे का बड़ा अक्षर मतलब जो छपाई के कार्य में प्रयोग किया जाता है, जो छापने के काम में प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसको छापे का बड़ा अक्षर बोलते हैं। इस इंग्लिश में इसको कहेंगे कैपिटल लेटर्स या कैपिटल प्रिंटिंग लेटर्स या फिर अपर केस लेटर्स। इसको 3 नाम से जानेंगे, तो तीनों आप लोग याद रखिए, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। हर जगह अलग अलग मिलता है। छापे का बड़ा अक्षर पहला प्रकार है, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कैपिटल लेटर्स या कैपिटल प्रिंटिंग लेटर्स या फिर अपर केस लेटर्स बोलेंगे इसको। तो क्या है इसकी डेफिनेशन? इसका क्या है? इन अक्षरों का प्रयोग पुस्तिकाओं, पत्रिकाओं आदि की छपाई यानी प्रिंटिंग करने में प्रयोग होता है। ठीक है, इसलिए इन्हें छापे या छापने के अक्षर कहते हैं। ठीक, मैंने आपको बताया ना कि किताबें, पुस्तिकाएं, ये सब प्रिंटिंग करने के लिए, छपाई करने के लिए इनका प्रयोग होता है, तो इसलिए ये कैपिटल लेटर्स बोले जाते हैं, छापे का बड़ा अक्षर बोले जाते हैं। ठीक है, अब देखिए ये कैसे होते हैं, आगे देखिए। अब ये देखिए, ये होते हैं छापे का बड़ा अक्षर, यही है छापे का बड़ा अक्षर, कैपिटल लेटर्स इसको बोलेंगे। ठीक है, ऐसे ही होते हैं। देखिए
ये ऐसे जब बन रहे ए, ठीक है, ए, इसको क्या पढ़ेंगे ए, ये है बी, इसको क्या पढ़ेंगे बी, इसको क्या पढ़ेंगे सी, ठीक है सी, डी, डी पढ़ेंगे हिंदी में, ठीक है, ई, ई पढ़ेंगे, एफ, एफ, कुछ लोग बोलते हैं एफ, एफ नहीं, इसको शुद्ध रूप से क्या पढ़ेंगे एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, यल नहीं, शुद्ध रूप से क्या बोलेंगे एल, यम नहीं, एम, एम बोलेंगे, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, यस नहीं बोलेंगे, इसको शुद्ध रूप से क्या बोलेंगे एस, टी, यू, वी, डब्लू, एक्स, वाई, जेड, ठीक है। अब आगे देखिए क्या है, अब लेटर देखिए, ये लेटर दिया है, लेटर मतलब आपको बताया ना, जो एक एक अक्षर, लेटर की परिभाषा क्या है देख लीजिए। लेटर का मतलब होता है हिंदी में अक्षर या वर्ड ना, तो ये सभी क्या है लेटर्स हैं सभी, ऊपर जो आप देख रहे हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, द स्मॉलेस्ट यूनिट विथ द हेल्प ऑफ विच वी राइट एन इंग्लिश वर्ड इज नोन एज लेटर। इसको हिंदी में मतलब यही है कि वह सबसे छोटी से छोटी इकाई जिसकी सहायता से हम अंग्रेजी के शब्दों को लिखते हैं, उसको हम क्या कहते हैं लेटर कहते हैं, अक्षर या वर्ड कहते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, अब दूसरे प्रकार का देखिए कैसे रहता है। दूसरे प्रकार का क्या है, छापे का छोटा अक्षर यानी स्मॉल लेटर्स, इंग्लिश में इसको बोलेंगे, या स्मॉल प्रिंटिंग लेटर्स या लोअर केस लेटर्स, ठीक है। उसको अपर केस लेटर्स बोल रहे थे, इसको लोअर केस लेटर्स, क्योंकि ये लोअर केस यानी नीचे की तरफ ये है, ठीक है। इसलिए देखिए ए, जैसे जिस जिस प्रकार से मैंने आपको दिखाया सेम वैसा ही शुद्ध रूप है, वैसे ही आपको लिखना है। ए ऐसे बनाया जाएगा, ठीक है, बी ऐसे रहेगा, दूसरे प्रकार का है ये, सी, डी, ई, एफ, जी ऐसे रहेगा, देखिए ऊपर फिर ऐसे फिर नीचे तक, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्लू, एक्स, वाई, जेड। पढ़ेंगे सबको वैसे ही सेम, लेकिन लिखने का तरीका अलग है, ठीक है। अब देखिए तीसरे प्रकार का, तीसरे प्रकार का क्या है, लिखने का बड़ा अक्षर, ठीक है। क्यों इसको लिखने का बड़ा अक्षर बोल रहे हैं, क्योंकि ये अक्षर हाथ से लिखे जाते हैं। किससे लिखे जाते हैं, हाथ से लिखे जाते हैं, और इनका प्रयोग पत्र इत्यादि लिखने में किया जाता है, इसलिए इन्हें लिखने का अक्षर कहते हैं, ठीक है। लिखने का बड़ा अक्षर यानी इनका प्रयोग कापियों में जो है पत्र लिखने का, हाथ से पत्र जो है लिखने का प्रयोग में किया जाता है, इसलिए इनको लिखने का बड़ा अक्षर कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, राइटिंग कैपिटल लेटर्स, और दूसरा नाम क्या है, रनिंग कैपिटल लेटर्स, या कर्सिव राइटिंग लेटर्स, या कर्सिव लेटर्स, ठीक है। इसके चार नाम हैं, अलग अलग जगहों पर अलग अलग आपको देखने को मिलेगा। राइटिंग कैपिटल लेटर्स, या कहीं कहीं मिल जाएगा कैपिटल राइटिंग लेटर्स, या रनिंग कैपिटल लेटर्स, या कर्सिव राइटिंग लेटर्स, या कर्सिव लेटर्स, ठीक है। अब देखिए इनकी बनावट कैसे है, देख रहे हैं इनकी बनावट, देखिए अलग ढंग की है थोड़ा। इसको इसमें ए कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, देखिए ए, सबको बिल्कुल ध्यान से देखिए, ऐसे ही बनाना होगा आपको भी। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर,
एस टी यू वी डब्लू एक्स वाई जेड। ठीक है। अब अगला चौथा प्रकार का देखिए, चौथे प्रकार का अक्षर देखिए कैसे होता है। अब देखिए भैया, चौथे प्रकार का अक्षर क्या है? इसको बोलते हैं लिखने का छोटा अक्षर। ठीक है, लिखने का वो बड़ा अक्षर था, तो ये छोटा अक्षर होता है। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? राइटिंग स्मॉल लेटर्स या रनिंग स्मॉल लेटर्स या कर्सिव राइटिंग लेटर्स या कर्सिव लेटर्स। ठीक है। अब देखिए इनकी बनावट कैसे है। ए ऐसे रहेगा, ऐसे बी रहेगा, सी डी ई, देख रहे हैं, एफ जी एच। इसकी बनावट ऐसे रहेगी, उसमें सीधा ऐसे था, इसमें थोड़ा मोड़ दिया गया है। आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्लू एक्स वाई जेड। ओके, चारों टाइप का मैंने अक्षर आपको दिखा दिया और बता दिए कैसे लिखना है। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लेना सबका, चारों टाइप का, क्योंकि शुद्ध रूप हर किसी को नहीं मालूम होता है, उल्टा सीधा लिख देते हैं। तो ये शुद्ध रूप से चारों प्रकार के अक्षर कैसे लिखा जाता है, कैसे होता है, मैंने आपको बता दिए। सभी का आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, आपको मैं इंग्लिश की जो कॉपी होती है लाइनिंग वाली, उसमें भी दिखा रहा हूँ कि उसमें कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, ये देख रहे हैं छापे का बड़ा अक्षर, देखिए देखिए ए ऐसे इसमें लिखा जाएगा, तीनों लाइन में ऐसे रहेगा, 3 लाइन में, ऊपर के 3 लाइन में। ठीक, ये भी 3 लाइन में। सब छापे का जो बड़ा अक्षर फर्स्ट टाइप का है, ये सब सारा 3 लाइन में रहेगा। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है। अब देखिए दूसरे टाइप का, दूसरे प्रकार का। छापे का छोटा अक्षर ए बी सी डी ई, देख रहे हैं ये कैसे, जिस लाइन में है, जो अक्षर जिस लाइन में है, सेम वैसा ही आपको लिखना है, बिल्कुल करेक्ट वे में। अगर आप लिखना चाहते हैं तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ऊपर नीचे उल्टा सीधा मत लिखना। ई एफ जी देखिए यहाँ रहेगा नीचे, एच आई देखिए इसमें रहेगा, तो जे यहाँ तक रहेगा, जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, देखिए वाई नीचे रहेगा, वाई जेड, जेड इसी 2 लाइन में रहेगा। ठीक है। अब देखिए तीसरे प्रकार का, लिखने का बड़ा अक्षर, तीसरे प्रकार का देखिए अब इसको, ए देख रहे हैं, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ओके। अब चौथे प्रकार का देखिए, चौथे प्रकार का ये देखिए, लिखने का छोटा अक्षर। ठीक है, चौथे प्रकार का, जैसे जैसे मैं दिखा रहा हूँ शुद्ध रूप से यही तरीका है। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग लिखना और सीख लेना। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ओके।
आई और जे के ऊपर देखिए एक जो डॉट है, बिंदी बोलते हैं, बिंदु उसको बोलते हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं? देखिए मैंने आपको नोट में बताया भी है, बहुत सारे लोग इसको नहीं जानते हैं। आई और जे, ठीक, आई देखिए तो दूसरे प्रकार का है और ये चौथे प्रकार का है, दोनों के ऊपर ये जो डॉट लगा रहता है। जे देखिए दूसरे प्रकार का और चौथे प्रकार का, दोनों के ऊपर जो डॉट यानी बिंदी लगा रहता है। आई और जे के ऊपर जो पॉइंट, डॉट या बिंदु होता है उसे क्या बोलते हैं? टिटल। इंग्लिश भाषा में क्या बोलेंगे इसको? टिटल, TITTLE, टिटल कहते हैं उसको। ओके, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक। अब देखिए काइंड्स ऑफ अल्फ़ाबेट, वर्णमाला के भेद। देखिए अंग्रेजी भाषा के 26 अक्षरों को उच्चारण के अनुसार 2 समूहों में बांटते हैं, ठीक है, यानी ए से जेड तक, ठीक है। क्या है? यानी ए से जेड तक जो पूरा एक समूह है उसी को तो वर्णमाला कहते हैं। तो अंग्रेजी भाषा के 26 अक्षरों को उच्चारण के अनुसार 2 समूहों में बांटते हैं, ठीक है। उनका उच्चारण यानी उनके पढ़ने के अनुसार 2 समूह में बांटते हैं। पहला क्या है? वावेल्स यानी स्वर। दूसरा क्या है? कॉन्सोनेंट्स यानी व्यंजन, ठीक है। वावेल और कॉन्सोनेंट में बांटते हैं किसको? ए से जेड तक को, ठीक है। हिंदी के स्वर, हिंदी के वावेल्स कैसे रहते हैं? हिंदी के वावेल जो हिंदी के स्वर होते हैं वो क्या होते हैं? अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ अंग अह। इसको क्या बोलते हैं? हिंदी के स्वर बोलते हैं जो हिंदी भाषा के होते हैं। और हिंदी के व्यंजन क्या है? हिंदी भाषा के व्यंजन क्या है? क ख ग घ। तो क से लेकर ज्ञ तक जितने भी होते हैं अक्षर उनको क्या बोलते हैं? व्यंजन बोलते हैं, ठीक। ये तो हिंदी के लिए होगा। अब अंग्रेजी के लिए हम बात करते हैं। अंग्रेजी के स्वर यानी वावेल्स, वावेल्स कितने हैं? 5 सिर्फ होते हैं। कितने होते हैं? सिर्फ 5। अंग्रेजी के टोटल 5 स्वर होते हैं। क्या? अंग्रेजी में कुल 5 स्वर होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? ए ई आई ओ और यू, ठीक है। ये पांचों जो है क्या बोलते हैं इसको? वावेल्स यानी स्वर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? स्वर, वावेल्स, ठीक है। और बाकी अंग्रेजी के व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट्स, इनको छोड़कर, स्वर को छोड़कर जितने भी होते हैं सब क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट। देखिए बी सी डी, देखिए जेड तक है। देखिए बी, इसमें ए नहीं है, क्यों? क्योंकि वो तो है स्वर। व्यंजन की बात कर रहे हैं ना हम, तो स्वर को छोड़कर जितने भी सभी बचते हैं ए से जेड तक में वो सभी क्या कहलाते हैं? व्यंजन। जैसे बी सी डी एफ जी एच जे। देखिए यहाँ आई नहीं है क्योंकि वो क्या है? स्वर है। जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू। देखिए यू नहीं है, यू क्या है? स्वर है, इसलिए यहाँ पर व्यंजन में उपस्थित नहीं है, ठीक है। डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ओके, समझ गए आप वावेल्स और कॉन्सोनेंट। हाँ, ए ई आई ओ यू वावेल्स यानी स्वर हैं। बाकी स्वर को छोड़कर जो भी बचते हैं ए से जेड तक में 26 अक्षरों में, तो क्या है ये? कॉन्सोनेंट्स यानी व्यंजन है, ठीक है। तो कुल कितने स्वर हैं? 5। और कुल कितने व्यंजन होते हैं? 21, 21। हाँ, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया बात ना। अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि वावेल्स और कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, और इसके साथ ही साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि सेमी वावेल्स क्या होते हैं। तो आइए देखते हैं कि आखिर ये होते क्या हैं। तो पहला है वावेल्स। वावेल्स का मतलब होता है स्वर। वे लेटर या अक्षर जिनका उच्चारण कंठ यानी गले की सहायता से करते हैं या जिनका उच्चारण करने पर जीभ, होंठ और दांत का प्रयोग नहीं किया जाता है, उन्हें वावेल्स कहते हैं। ये 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। इसका मतलब समझिए दोस्तों। देखिए इसमें बताया जा रहा है कि
वे अक्षर जिनका उच्चारण गले की सहायता से किया जाता है यानी कंठ की सहायता से किया जाता है, या जिनका उच्चारण करने पर हमारे जीभ, होंठ और दांत का प्रयोग नहीं किया जाता है, उन्हें वावेल्स कहते हैं यानी स्वर कहते हैं ना। ये 5 होते हैं, कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू। अब जैसे देखिए ए, इसको देखिए, इसका उच्चारण करिए, इसको बोलिए ए। ए को बोलने के लिए क्या यूज हो रहा है हमारा? कंठ का यूज हो रहा है, कंठ का प्रयोग हो रहा है यानी गले का प्रयोग हो रहा है, जो स्वर है ना उसमें उसका प्रयोग हो रहा है। ई, ये भी देखिए आई, ओ, यू, देख रहे हैं? तो इन सभी का उच्चारण किससे हो रहा है? हमारे कंठ की सहायता से हो रहा है। जैसे देखिए एप्पल, यहाँ पर ए का उच्चारण कैसे हो रहा है? हमारे गले का यूज करके हो रहा है। देखिए एप्पल, ए। एलिफेंट, एलिफेंट देखिए ई का उच्चारण क्या हो रहा है? ए, यानी हमारे गले से हो रहा है। इंक, इसका भी आई का भी उच्चारण जो है ई से हो रहा है। ऑरेंज, इसका भी उच्चारण जो है किससे हो रहा है? हमारे गले की सहायता से हो रहा है। अम्ब्रेला, यू का उच्चारण क्या हो रहा है? जो कि हमारे गले का यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। यानी वे अक्षर जिनका उच्चारण हम गले की सहायता से करते हैं, यानी जिनको हम गले की सहायता से पढ़ते हैं या बोलते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? वावेल्स यानी स्वर कहते हैं। ये कौन कितने होते हैं? ये 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक, कितना क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कॉन्सोनेंट्स यानी व्यंजन क्या होते हैं। अब देखिए दोस्तों, कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स का मतलब क्या होता है? व्यंजन। वे लेटर या अक्षर जिनको बोलने या उच्चारण करने के लिए जीभ, होंठ और दांतों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। यानी जिनका उच्चारण करने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। ये 21 होते हैं, समझ रहे हैं? मतलब इसमें यही कहा जा रहा है कि वे अक्षर जिनको बोलने के लिए या जिनका उच्चारण करने के लिए हमारे जीभ, होंठ और दांत का प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जिनका उच्चारण करने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, तो उसको क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं, कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। ये 21 होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 21। यानी कुल अक्षरों की संख्या कितनी होती है? 26। तो उसमें से 5 अगर स्वर हो गए तो 21 बचा जो वो व्यंजन है। ठीक है, देखिए जैसे ए नहीं है इसमें, तो वो क्योंकि वो वावेल्स है, तो यहाँ से देखिए बी, सी, देख रहे हैं इनका दब। देखिए अब व्यंजन किसे कहते हैं? देखिए बी, बी को बोलने के लिए हमारे होंठों का इस्तेमाल हो रहा है। देखिए बी बोलिए, बोलकर चेक करिए। देखिए बी। सी को बोलने के लिए हमारे जीभ और दांतों का प्रयोग हो रहा है। इसमें बताया गया है ना कि वे लेटर जिनको बोलने या उच्चारण करने के लिए जीभ, होंठ और दांतों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। तो यही सब हैं कॉन्सोनेंट्स। डी, हमारी जीभ को मोड़कर ऊपर तालू से सटाया जा रहा है। एफ, देखिए इसमें एफ क्या है? इसमें स्वर की सहायता लेनी पड़ रही है। इसमें एफ, पहले ए बोला जा रहा है, स्वर का गले की सहायता कर लेनी पड़ रही है, उसके बाद फ, होठों की सहायता लेनी पड़ रही है। तो इसमें यही कहा गया है ना कि जिनका उच्चारण करने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, वो व्यंजन कहलाते हैं। तो यही है जी, देख रहे हैं हमारे जीभ और दांतों का उपयोग हो रहा है। एच, दांतों का प्रयोग हो रहा है इसमें भी। तो इसी प्रकार देखिए पी, देख रहे हैं पी, हमारे होठों का यूज हो रहा है। कोई भी अक्षर उठा दीजिए। वाई, जीभ और दांतों का और होठों का यूज हो रहा है इसमें सबका। तो इसी प्रकार देखिए जैसे पी फॉर, देखिए बॉय में, देखिए बॉय, यहाँ देखिए बी का उच्चारण किससे हो रहा है? होठों से। बॉय, बॉय।
तो बी का उच्चारण जो है होठों से हो रहा है, तो इसीलिए क्या है ये व्यंजन कॉन्सोनेंट। कार, कार, देख रहे हैं, कार जीभ से हो रहा है। डाग, इसमें भी देखिए जीभ से हो रहा है। फीस, इसमें भी देखिए यफ का उच्चारण किससे हो रहा है, होठों से हो रहा है, तो इसीलिए ये सब क्या है, कॉन्सोनेंट्स हैं, व्यंजन हैं। ठीक है, इतना बात क्लियर हो गया। अब देखिए नीचे नोट लिखा हुआ है, वावेल्स। वावेल्स की संख्या कितनी होती है, 5, और इन पांचों वावेल में टोटल कितने साउंड होते हैं, 20 साउंड। इसको याद रखिएगा, इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे। वावेल्स की टोटल संख्या कितनी होती है, 5, और पांचों वावेल्स में कितने साउंड टोटल निकलते हैं, 20 साउंड। और कॉन्सोनेंट्स की संख्या कुल कितनी होती है, 21, और इसमें कुल कितने साउंड होते हैं, 24 साउंड। ओके, तो क्लियर है ना, वावेल्स 5 होते हैं और कॉन्सोनेंट्स 21 यानी 21 होते हैं। ठीक, अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए हाफ वावेल या सेमी वावेल, इसका क्या अर्थ होता है, अर्ध स्वर, मतलब आधा स्वर। आधा स्वर रहेगा तो आधा व्यंजन रहेगा ना, हाफ वावेल या सेमी वावेल बोलते हैं इसको। क्या है ये, डब्लू और वाई, डब्लू और वाई ही सेमी वावेल हैं। ठीक है, सेमी वावेल इसको बोलते हैं, अर्ध स्वर बोलते हैं इसको। क्यों, क्योंकि ये दोनों कभी कभी वावेल्स का काम करते हैं। ठीक है, डब्लू और वाई कभी कभी वावेल्स का काम करते हैं, लेकिन अलग अलग कंडीशन पे। देखिए पहला, जब ये यानी ये कौन, यानी डब्लू और वाई, जब डब्लू और वाई शब्द के शुरू में प्रयोग किए जाते हैं तो कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। सिंपल सी बात, जब डब्लू और वाई शब्द के शुरू में प्रयोग किए जाते हैं तो कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। क्यों, क्यों कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं, क्योंकि उस जगह इनका उच्चारण कॉन्सोनेंट्स की तरह होता है, इसलिए कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, जैसे देखिए एग्जाम्पल में वर्क, वर्क, यहाँ डब्लू क्या है, कॉन्सोनेंट। क्यों कॉन्सोनेंट है, इसको समझिए। वर्क, WOR के वर्क, तो यहाँ डब्लू का उच्चारण कॉन्सोनेंट की तरह हो रहा है, वर्क। ठीक है, डब्लू का उच्चारण किसकी तरह हो रहा है, कॉन्सोनेंट की तरह हो रहा है। क्यों, वर्क, क्योंकि हमारे होठों का इस्तेमाल हो रहा है डब्लू का उच्चारण करने के लिए, इसीलिए यह कॉन्सोनेंट है। ठीक, इसी प्रकार वाई का देखिए, येलो, 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 ओके, येलो, यहाँ पर भी वाई कॉन्सोनेंट है। क्यों, क्योंकि वाई का उच्चारण जो है कॉन्सोनेंट की तरह हो रहा है। कैसे, येलो, वाई, येलो, वाई को उच्चारण करने के लिए हमारा जीभ काम कर रहा है ना, इसीलिए ये भी कॉन्सोनेंट है। ठीक, समझ में आ गया इतना। अब देखिए इसमें बताया ना, ये दोनों कभी कभी वावेल्स का काम करते हैं, तो यहाँ पर तो जब वाक्य के शुरू में आए हैं तो कॉन्सोनेंट का काम कर रहे हैं, क्योंकि इस जगह इनका उच्चारण कॉन्सोनेंट की तरह हो रहा है। आगे देखिए वावेल्स की तरह कैसे काम करेगा ये देखिए रोल नंबर सेकंड, जब ये यानी डब्लू और वाई, जब डब्लू और वाई शब्द के बीच या अंत में प्रयोग किए जाते हैं तो वावेल्स कहलाते हैं। ठीक है, क्योंकि उस जगह इनका उच्चारण वावेल्स की तरह होता है। सेम वही बात, बस ये वावेल्स है, इनका उच्चारण वावेल की तरह होती है। देखिए, जब डब्लू और वाई शब्द के बीच में आते हैं या अंत में प्रयोग किए जाते हैं तो वे वावेल्स कहलाते हैं, क्योंकि उस जगह इनका उच्चारण वावेल्स की तरह होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में देखिए आप, BOWLER, क्या, बॉलर। अब देखिए समझिए यहाँ पर क्यों ये वावेल्स है। बॉलर, बॉलर, देखिए डब्लू का उच्चारण यहाँ किसकी तरह हो रहा है, यहाँ देखिए पढ़िए शुरू से, बो, बो, देख रहे हैं, लर। डब्लू का उच्चारण वा नहीं हो रहा है, बल्कि डब्लू का उच्चारण ओ की तरह हो रहा है। ठीक है, देखिए जैसे बोलर, बोलर ना, तो इसीलिए डब्लू यहाँ पर क्या है,
वावेल है। ओके, क्रो, देखिए यहाँ डब्लू बीच में आया है तो भी वावेल हुआ, और अंत में आया है तो भी। देखिए बीच में या अंत में आए तो वावेल्स कहलाता है। बीच में आया बोलर, डब्लू का उच्चारण ओ की तरह हुआ, स्वर की तरह हुआ, इसीलिए डब्लू यहाँ पर वावेल है। इसी प्रकार डब्लू इक्वल टू वावेल यहाँ क्रो में, CROW, क्रो, इसको क्या पढ़ा जाएगा, क्रो। यहाँ भी डब्लू का उच्चारण ओ की तरह हो रहा है, इसीलिए डब्लू वावेल होगा। यहाँ पर डब्लू का उच्चारण स्वर यानी वावेल्स की तरह हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर डब्लू वावेल होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी हाइड्रोजन, वाई देखिए, हाइड्रोजन, देख रहे हैं, हाइड्रोजन, वाई जो है हाई, आई की तरह प्रयोग हो रहा है, आ, देख रहे हैं, हाइड्रोजन, आई यानी आ से ना। तो वाई का प्रोनाउंसिएशन जब वावेल यानी स्वर की तरह हो रहा है तो इसीलिए वाई जो है यहाँ पर वावेल है, स्वर है। इसी प्रकार बीजी, बीजी, वाई जो है अंत में है, यहाँ पर बीच में था फिर भी स्वर हुआ, यहाँ अंत में है फिर भी स्वर का ही काम कर रहा है। क्यों, बीजी, वाई जो है ई की तरह उच्चारण किया जा रहा है, इसीलिए वाई बराबर वावेल यानी स्वर, वाई यहाँ पर भी वावेल है। इसीलिए डब्लू और वाई जो है क्या कहलाते हैं, सेमी वावेल। ये कभी कभी स्वर का भी काम करते हैं और कभी कभी व्यंजन का भी काम करते हैं, कॉन्सोनेंट का काम करते हैं और कभी कभी वावेल का काम करते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो दोस्तों, बताओ ऐसा कौन सा वाक्य है जिसमें ए से जेड तक सभी अक्षर आ जाते हैं, यानी पूरा अल्फ़ाबेट आ जाता है। क्या हुआ, दिमाग घूम गया? ऐसे ही आप भी किसी को घुमा सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ही कम लोगों को पता है। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसको क्या बोलते हैं, पैनग्राम। आज हम पैनग्राम के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले समझिए कि पैनग्राम क्या है और क्या होते हैं। देखिए पैनग्राम, PANGRAM, पैनग्राम, इसका क्या मतलब होता है? पैन का मतलब होता है सभी, और ग्राम का मतलब होता है अक्षर, यानी सभी अक्षर। ठीक है, इसकी परिभाषा देखिए, वह वाक्य जिसमें किसी भाषा के सभी अक्षर कम से कम एक बार आ जाते हैं उसे पैनग्राम कहते हैं। ठीक है, यानी जिस वाक्य में ए से जेड तक सारे अक्षर आ जाएं उसे पैनग्राम कहते हैं। यानी कोई वाक्य है उसमें ए से जेड तक सभी अक्षर मौजूद रहेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, पैनग्राम। ठीक है, आइए दिखाते हैं कि वो कौन से वाक्य होते हैं। ये देखिए पहला वाक्य देखिए, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। यही है, इस वाक्य में जो है ए से जेड तक सभी अक्षर मौजूद हैं। इस वाक्य को क्या बोलेंगे हम, इस सेंटेंस को क्या बोलेंगे, पैनग्राम। अब आइए देखते हैं क्या सचमुच इसमें ए से जेड तक सभी लेटर मौजूद हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ढूंढिए इसमें ए कहाँ पर है। देखिए ए यहाँ पर है, देखिए लेजी, ए है। उसके बाद बी कहाँ पर है, बी मिल गया बी। अब सी कहाँ पर है, देखिए क्विक, सी मिल गया। अब डी, डॉग में डी है ना, डी मिल गया। अब उसके बाद ई, ओवर में देखिए ई, उसके बाद एफ, उसके बाद जी, उसके बाद एच, उसके बाद आई, उसके बाद जे, उसके बाद के, उसके बाद एल, उसके बाद एम, उसके बाद एन, उसके बाद ओ, उसके बाद पी, उसके बाद क्यू, उसके बाद आर, उसके बाद यस, उसके बाद टी, उसके बाद
यू, उसके बाद वी, उसके बाद डब्लू, उसके बाद एक्स, उसके बाद वाई, उसके बाद जेड। देख रहे हैं, ए से जेड तक सभी अक्षर यानी पूरा अल्फ़ाबेट जिस वाक्य में, जिस सेंटेंस में आ जाता है उसको क्या बोलते हैं? पैनग्राम। पैनग्राम। पैन का मतलब मैंने बताया आपको सभी। पैनग्राम, PANGRAM। पैन का मतलब होता है सभी, ग्राम का मतलब होता है अक्षर। ग्राम का मतलब होता है अक्षर, सभी अक्षर। जिसमें सभी अक्षर आ जाते हैं उसको पैनग्राम कहते हैं। जिस वाक्य में सभी अक्षर यानी पूरा अल्फ़ाबेट आ जाता है उसको क्या बोलते हैं? पैनग्राम। याद रखना। तो एक सेंटेंस मैंने आपको बताया ना, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, ये पहला सेंटेंस हो गया। इसी तरह एक सेंटेंस, अगला सेंटेंस देखिए, इसमें भी वही पैनग्राम, ये भी है, इसमें भी ए से जेड तक सभी लेटर मौजूद हैं। पैक माई बॉक्स विथ 5 डजन लिक्वर जग्स। ठीक है, इसमें भी ए से जेड तक सभी पाएंगे आप। अगला है स्फिंक्स ऑफ ब्लैक क्वार्ट्ज जज माई वो। ठीक। अगला है ऑनेस्ट जजमेंट क्वाइटली रिफ्लेक्ट्स ब्रेव मैक्सिम्स ऑफ लाइफ। ये भी पैनग्राम है, इसमें भी ए से जेड तक सारे लेटर मौजूद हैं। ओके। अगला है, आप सब इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। माई एग्जाम रिक्वायर्स क्विक जजमेंट ऑफ बोथ फैक्ट्स एंड लॉजिक। अगला है ब्रेव स्टूडेंट्स क्विकली फिक्स मेजर प्रॉब्लम्स विथ जील। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हैं। आपको मैंने यहाँ पर 6 बता दिया, 6 सेंटेंस जिसमें कि ए से जेड तक सभी लेटर मौजूद हैं, पूरा अल्फ़ाबेट मौजूद है, इसीलिए इसको बोलते हैं पैनग्राम। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है नोट, ऊपर दिए गए वाक्यों को पैनग्राम कहते हैं। अब आगे देखिए, अगला है वावेल पैनग्राम। ये क्या है? वावेल पैनग्राम क्या है? जिस वाक्य में ए, ई, आई, ओ, यू सभी स्वर हों उसे वावेल पैनग्राम कहते हैं। अब बताओ भैया, अब तक तो पैनग्राम था, उसमें ए से जेड तक था, अब आ गया वावेल पैनग्राम। जिस वाक्य में ए, ई, आई, ओ, यू सभी स्वर हों उसे वावेल पैनग्राम कहते हैं। मतलब इसमें ए से जेड तक पूरा अल्फ़ाबेट होना जरूरी नहीं है, बल्कि सिर्फ इसमें ए, ई, आई, ओ, यू सिर्फ वावेल्स ही अगर इसमें प्रेजेंट रहेंगे, मौजूद रहेंगे, तो भी उसको जो है वावेल पैनग्राम हम बोल देंगे। ठीक है, जैसे देखिए, एजुकेशन इज ए यूनिक अपॉर्चुनिटी। ठीक है, इसमें देखिए ए, ई, आई, ओ, यू देखिए सभी मिलते हैं कि नहीं? पहले देखिए ए इसमें कहाँ पर है? ये है ए। ठीक है, ए मिल गया। अब ई, उसके बाद आई, ओ, यू, इसमें ही पहले वर्ड में ही सब कुछ मिल गया, तो आगे सेंटेंस की तो बात ही छोड़ो। ठीक। आवर एम इज टू एजुकेट एवरीवन इक्वली। इसमें देखिए पहले ए ढूंढेंगे, ए है, फिर ई ढूंढेंगे, ई कहाँ पर है? ई, उसके बाद आई, दो जगह है तो कोई बात नहीं, एक जगह तो मिल रहा है ना। उसके बाद ओ, उसके बाद यू मिल गया। ठीक है, तो जिस वाक्य में ए, ई, आई, ओ, यू सभी स्वर हों उसे वावेल पैनग्राम कहते हैं। ठीक है, पैनग्राम में ए से जेड तक पूरा अल्फ़ाबेट होना जरूरी है, लेकिन वावेल पैनग्राम में सिर्फ वावेल का होना जरूरी है। उस सेंटेंस में वावेल क्या है? ए, ई, आई, ओ, यू है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। अब देखिए भाई, ऑल वावेल वर्ड। ऑल वावेल वर्ड क्या है? जिस शब्द में इंग्लिश के सभी 5 स्वर ए, ई, आई, ओ, यू कम से कम एक बार आते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑल वावेल वर्ड कहते हैं। ठीक है, मतलब 5 स्वर ए, ई, आई, ओ, यू कम से कम एक बार आते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑल वावेल वर्ड कहते हैं। ठीक है, मतलब 5 स्वर ए, ई, आई, ओ, यू कम से कम एक बार आते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑल वावेल वर्ड कहते हैं। ठीक है, मतलब 5 स्वर ए, ई, आई, ओ, यू कम से कम एक बार आते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑल वावेल वर्ड कहते हैं। ठीक है, मतलब
अब तक तो पूरा सेंटेंस था, लेकिन अब कोई वर्ड एक शब्द ही हो गया, उसमें अगर 5 वावेल आ जाएं कम से कम एक एक बार, मतलब सारे लेटर प्रेजेंट हों उसमें, तो उसे हम ऑल वावेल वर्ड बोल देंगे। ऑल वावेल वर्ड, इसका मतलब समझिए, वर्ड जो कि ऑल वावेल हो, जिसमें सभी वावेल प्रेजेंट हों, उपस्थित हों। ठीक, जैसे देखिए फेसिटियस, फेसिटियस हल्के फुल्के ढंग से हंसी मजाक करने वाला। ठीक है, फेसिटियस बोलते हैं इसको, फेस्टियस, फेसिटियस या फेस्टियस भी बोल सकते हैं इसको। ठीक, इसमें देखिए ए ए ई ई आई आई ओ ओ यू यू, सारे वावेल जो है इसमें इसी एक शब्द में उपस्थित हैं। तो ये क्या हो गया, ऑल वावेल वर्ड इसको बोलेंगे। ठीक, इसी प्रकार एब्स्टीमियस, एब्स्टीमियस का मतलब क्या होता है, संयमी या खाने पीने में नियंत्रण रखने वाला। ठीक, इसमें भी देखिए ए ई आई ओ यू सभी मौजूद हैं। देखिए ए ई आई ओ यू। इसी प्रकार आर्सेनियस, इसका क्या मतलब होता है, आर्सेनिक से संबंधित यानी विषैला या हानिकारक। इसी प्रकार सीजियस, नीला धूसर या हल्का बैगनी रंग वाला। इसमें भी देखिए ए ई आई ओ यू, इसमें भी उपस्थित हैं सभी वावेल, इसीलिए इसको ऑल वावेल वर्ड बोल सकते हैं या बोले जाएंगे। ठीक, आगे नोट लिखा है, नोट में देखिए फेसिटियस और एब्स्टीमियस दोनों शब्दों में स्वर ए ई आई ओ यू सही क्रम में आते हैं। अब और मज़ेदार चीज़ देखिए भैया, अब देखिए यहाँ पर प्रश्न भी बना सकते हैं आप, क्वेश्चन भी बना सकते हैं। ऐसे कौन से 2 शब्द हैं जिसमें वावेल यानी स्वर सही क्रम में आते हैं? तो दोनों शब्द कौन कौन से हैं, फेसिटियस और एब्स्टीमियस। कैसे क्रम में आ रहे हैं, देखिए ए ई आई ओ यू आ गया कि नहीं, ए ई आई ओ यू पूरा वावेल एक क्रम में आया ना। ऐसा नहीं है कि यू पहले है ए बाद में है, ऐसा नहीं, क्रम में आया है ए ई आई ओ यू। इसमें भी देखिए ए ई आई ओ यू। ठीक, तो फेस्टियस और एब्स्टीमियस दोनों शब्दों में स्वर ए ई आई ओ यू सही क्रम में आते हैं। तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो अब इसके आगे की चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी हेल्प हुआ हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप भी आने वाली वीडियो सीरीज का हिस्सा बन सकें। और इस वीडियो को तुरंत अपने साथ पढ़ने वाले उन दोस्तों के पास शेयर करिए जिसको इसकी ज़रूरत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।